गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स की 7th क्लास है हमारी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अब हम धीरे धीरे एडवांस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीडीपी। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने जीडीपी को पढ़ लिया है ना, कि जीडीपी को पढ़ लिया और हम किसी से बहस ही ना कर पाए। ठीक है, हम उसके अगर कोई आपको बता रहा है, गलत बता रहा है और हमने उस गलत डाटा को ही सही मान लिया, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। दूसरा, कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास के बाद एक तो आप डिबेट करने के लायक हो जाओगे, किसी से बहस करने के लायक हो जाओगे अच्छे मुद्दों पर। यानी जीडीपी क्या है, जीडीपी बहस करना अच्छी बात है। दूसरा, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्व है। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इकोनॉमिक्स आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है आपका इकोनॉमिक्स में जीडीपी, और जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। वो कब बोलेंगे नेशनल इनकम, वो सारा आगे पता चलने वाला है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, पीटी हो, चाहे मेंस हो और चाहे आपका इंटरव्यू हो, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों स्टेज पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज से पहले जीडीपी पढ़ भी रखा है तो यकीन मानिए आज आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और कुछ यूनिक सीख के जाओगे, अलग सीख के जाओगे। ठीक है, मैं लगभग देखता हूँ यूट्यूब पे कई जो टीचर जीडीपी पढ़ा रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब उसको खोल के नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। आज की क्लास करने के बाद आपको बहुत यूनिक चीज़ मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम एडवांस इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं। एडवांस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि अब हम आगे आगे एडवांस इकोनॉमी को पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो 5th क्लास थी और 6th क्लास थी, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी वाइज मैंने आपको बताया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था निर्माण, विनिर्माण क्या है ना। क्योंकि आगे आने वाले इकोनॉमी में आगे चैप्टर जितने भी आएंगे क्लासेस उसमें ये शब्द आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है बस कि आगे जब भी निर्माण आए, विनिर्माण आए, विकास, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निवेश, विनिवेश, संपत्ति, पूंजी, ये जो शब्द आएंगे ना, चल अचल, ये जब शब्द आएंगे तो आपको ये नहीं हो कि बिल्कुल ही मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि इसका क्या मतलब है। जैसे ये शब्द आया तो आपका क्या होना चाहिए, माइंड एकदम से ओपन रहना चाहिए और पूरा आप उसका अर्थ बिल्कुल आप सामने से देख पाए। तो कहीं जैसे मान लीजिए पूंजी आ जाए तो उस कैपिटल का क्या मतलब है, वो सारा मैंने आपको डिटेल में 5th क्लास में बताया था। उसके बाद फिर अगला चैप्टर आता था 6th क्लास आपका प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन को भी पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो कोई भी चीज़ आएगी, कैपिटल, लेबर, श्रम, उसके अंदर क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम लिंक होनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भी है और मेरे पास भी है। समस्या ये है कि उसको हम मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, इन्फॉर्मेशन को, तथ्यों को मैनेज करना सीख लिया, तो समझिए आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो और किसी भी मुद्दे को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो आज की क्लास है हमारी, यहाँ दिखाइए, कि जो जीडीपी है, ठीक है, उसको कैसे समझा जाए, है ना। जीडीपी को कैसे समझा जाए, या फिर ये कहें कि ऐसे क्या की पॉइंट्स हैं जिनको समझ लेने से हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और उसका अर्थ हम अच्छे से समझ पाएंगे। चाहे वो डिबेट के स्तर पे हो, चाहे फिर वो आपका एग्ज़ाम के स्तर पर हो, तो हर चीज़ को, चाहे इंटरव्यू, हर चीज़ को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि कहने का मतलब ये है कि वो की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो मुख्य बिंदु ऐसे क्या हैं कि जिनको जान लिया जाए तो हम जीडीपी को अच्छे से समझ पाएंगे। मुख्य बिंदु कहने का मतलब ये है कि आप इसको ये मानिए कि ऐसे वो कौन से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाने से हम जीडीपी, चाहे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का प्रश्न हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, चाहे डिबेट के आधार पर हो, किसी भी तरह से हो, हम उसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो वो ऐसे मुख्य क्या बिंदु है, की पॉइंट्स क्या है, उनको हम एक बार लिख लेते हैं और फिर एक एक को हमें क्या करना है, डिटेल में आगे अंदर जाना है। इस जीडीपी से रिलेटेड कम से कम 6 से 7 क्लास आएगी और उसमें ही हम इसको पूरा कवर कर पाएंगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, ठीक है, चाहे सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। हम आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। ठीक है, फीस वगैरह सब उसमें बता दिया जाएगा। आप ध्यान रखें कि आप इसे केवल व्हाट्सअप करें, अगर कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं ये नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य की पॉइंट तो यही रहेगा कि जो जीडीपी है वो क्या है। सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जीडीपी क्या है ना। तो उसका अर्थ जान लेने के बाद फिर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके टाइप्स क्या है, कि जीडीपी के कितने टाइप हैं। जैसे कि आप समझते हो कि एक नॉमिनल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको नॉमिनल जीडीपी का डाटा दिखा के रियल जीडीपी बता दे, ठीक है, और वो कैसे निकलती है वो सारा आपको बताया जाएगा। उसके बाद जीडीपी से ही जुड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उससे पहले कॉन्सेप्ट और आएगा
वो होता है आपका GNP, वो क्या होता है, ठीक है। NDP वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद NNP वो क्या होता है, और इसी NNP से जुड़ा होता है नेशनल इनकम, ठीक है। यानी कुल मिला के कहें कि NNP को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, PCI, पर कैपिटा इनकम। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है PP, ट्रिपल P, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है GVA, वो क्या है। तो इन पॉइंटों को हम देखेंगे। इन पॉइंट्स को देखने से पहले हमें कुछ कहने का मतलब है कि इसके कुछ मूल बिंदुओं को समझना पड़ेगा, या कहीं इकोनॉमिक्स की भाषा में कहीं कुछ एग्रीगेट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। उस एग्रीगेट्स को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हम इन शब्दों का अर्थ समझ पाएंगे, ठीक है। एग्रीगेट्स मतलब कि मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, ये सब क्या है, इसके एग्रीगेट्स हैं। इनको समझने के बाद ही हम नेशनल इनकम या GNP, NDP, ये सभी पॉइंट को हम समझ पाएंगे। ये सब देख लेने के बाद फिर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो नेशनल इनकम होती है, चाहे GDP है, ठीक है, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं, ठीक है। यानी इसके मेथड कितने हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी देश की नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे। मेथड क्या है, जिसमें आप देखेंगे कि 3 मेथड आप समझते हैं, पढ़ा भी होगा आपने, थोड़ा नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे ही। एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है, जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडिड मेथड क्या है। दूसरा होता है इनकम मेथड, IM से दिखा देता हूँ। तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, EM से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम इन मेथड को जानने का प्रयास करेंगे। अब ये देखेंगे कि जैसे ही हम ये मेथड जान रहे हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि जिन मेथड का यूज़ करके हम कोई नेशनल इनकम या GDP निकाल रहे हैं ना, क्या वो सही है या गलत है ना। ये भी तो जानना ज़रूरी है कि वो सही है या गलत है। यहाँ सही गलत का मतलब, सही गलत से उस अर्थ में मत लेना। यहाँ सही गलत का मतलब ये है कि हम जिन तरीक़ों से GDP या फिर नेशनल इनकम को निकाल रहे हैं, क्या वो हमें जब हम निकालते हैं तो क्या हमें वो सही डाटा देते हैं या नहीं। तो यकीन मानिए कि आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि जैसे हम मेथड वाला पोर्शन को कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हम ये सही डाटा निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते, है ना। तो सही डाटा निकाल पाने का मतलब ये है कि आप देखेंगे जब इसका अध्ययन करेंगे तो लगभग 30 से 40% डाटा के आधार पर ही हम GDP निकाल पाते हैं। 60 से 70% डाटा हमें नहीं मिल पाता। वो क्यों नहीं मिल पाता, किसका क्या कारण है, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद फिर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि चाहे GDP हो चाहे नेशनल इनकम हो, ठीक है, उसकी हम तुलना करके देखेंगे किसके साथ, इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ। इकोनॉमिक वेलफेयर कहें या कहीं विकास। अब विकास का मतलब आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि GDP तो बढ़ रही है, या GDP बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, देश का कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें ये भी जानना जरूरी है। कई बार आप देखेंगे, अब जैसे आप देखेंगे भारत का GDP तो बढ़ रहा है, बट लोगों की स्थिति, आपकी स्थिति क्या है, आप समझ पा रहे हो, ये क्यों हो रहा है, इसके बीच का जो वेरिएशन आ रहा है, किस कारण आ रहा है, वो सब चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। और यकीन मानिए जो हमने क्लासेस करी हैं, 6 क्लासेस, उनको आगे इसी चैप्टर में हम कैसे जोड़ देंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि GDP और एम्प्लॉयमेंट में क्या संबंध है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई देश ये कहता है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे देश की GDP बढ़ रही है, अगर देश की GDP बढ़ रही है तो भाई एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा, ये भी तो प्रश्न है। या किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम उसका एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कंपैरिजन, है ना, GDP का कंपैरिजन करेंगे इंडियन GDP का किसके साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंतर्गत हर देश आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम मुख्य रूप से US को लेंगे और इंग्लैंड को लेंगे, ठीक है, चाइना को लेंगे, पाकिस्तान को भी ले लेते हैं। और यकीन मानिए ये अध्ययन करने के बाद आप हंसोगे कि हम किस आधार पर पाकिस्तान के साथ तुलना करते हैं। हमारा GDP बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये तुलना कंपैरिजन करके देखेंगे कि भारत का GDP दूसरे देशों की GDP से कहाँ स्तर पे रहता है, किस मायने पे रहता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी देखेंगे इसी में, तुलना वाले में ही, कि आप देखेंगे ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे आप रसिया ले लीजिए, रसिया भी न्यूज़ में है ना, तो रसिया ले लीजिए, रसिया का GDP इंडिया से कम है, फिर भी रसिया डेवलप कंट्री है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ऐसा, इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब हम इसको अंदर से सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेंगे, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप देखेंगे कि GDP वाकई में रसिया का कम है इंडिया से, पर फिर भी
आप देखेंगे रसिया डेवलप है, इंडिया इतना डेवलप नहीं है। ऐसा क्या कारण है? वो जो बेसिक जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये किस वजह से आ रहा है? यकीन मानिए जो हमने सेकंड या थर्ड क्लास में जो हमने की थी ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सारे बातें आगे जुड़ने वाली हैं। क्लियर? एक प्रश्न और हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारत की जो जीडीपी है वो एक्चुअल में आज़ादी के पहले कैसी थी और आज़ादी के बाद कैसी हुई, है ना। यानी कहने का मतलब आज़ादी से पहले अर्थात आप देखेंगे कि 1947 से पहले की हमारी जो इकोनॉमिक थी वो कैसी थी, जीडीपी कैसी थी। और कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश, इसमें भी हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। एक तो ब्रिटिश काल के अंदर, एक आप देखेंगे कि ब्रिटिश काल से पहले जब मुगल काल था उस समय क्या अवस्था थी, और उसके बाद वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं। ठीक है, जब इस पॉइंट को हम देखेंगे तो इसका तो अलग ही चैप्टर बन जाएगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दूसरी तीसरी क्लास में, कि जो मैंने आपको चैप्टर छुड़वा दिया था ना, मिक्स इकोनॉमी। तो इसी वजह से छुड़वाया था कि हम इनको क्या करेंगे, कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप देखें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुल मिला के 10 से 11 प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाता है तो लगभग हम यकीन मानिए कि हम जीडीपी के 80 से 90% पोर्शन को समझ पाते हैं। और हम किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपको लिखना हो, चाहे वो ऑप्शन टाइप हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वो डिबेट के स्तर पर हो, समग्र रूप से आप उसका क्या कर पाएंगे, जवाब देने की स्थिति में होंगे। क्लियर? अगर हम क्या करेंगे, अब एक एक पॉइंट को, इसके लगभग 7 से 8 वीडियोज़ आएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चीज़ से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके क्लासेस काफ़ी आएंगी, 6 से 7 क्लासेस। यदि आप किसी भी पीसीएस या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की हिंदी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और इसमें आपको पूरा, आप व्हाट्सअप करें, इसको कॉल मत करें, कॉल इसमें लगेगा नहीं, व्हाट्सअप पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी क्या है। आज की क्लास में हम केवल ये देखेंगे कि जीडीपी क्या है, इसका सही मतलब क्या है, फिर आगे कर करके धीरे धीरे हमें इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। जीडीपी, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर परिभाषा लिखनी चाहें हम तो इसकी एक लाइन में लिख सकते हैं, पर फिर वही बात है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा भी हम, इकोनॉमी की परिभाषा भी हम एक लाइन में लिख सकते थे, पर उसका अर्थ नहीं समझ में आता हमें सही से। ठीक है, इसी प्रकार जीडीपी भी है, देखने में ये 3 शब्द हैं पर इनका अर्थ बहुत व्यापक है, इनमें बहुत कुछ समाया हुआ है, उस चीज़ को अंदर हमें क्या करना है, निकालना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको पहले एक ना मोटा ले टर्म में आपको इसका मतलब समझा दूँ। जीडीपी बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज आप हम वैश्वीकरण के दौर पे जी रहे हैं, अगर आपको किसी से तुलना करनी है ना, कंपैरिजन करना है, किस आधार पे कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है, आप किस आधार पे करोगे? आप इस आधार पे करोगे कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस देश की सेना कैसी है, इस आधार पे नहीं करोगे आप तुलना। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपका जो आधार होगा वो ये रहेगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, और अर्थव्यवस्था को हमें दिखाने के लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है जीडीपी, है ना। जीडीपी बेसिकली क्या है, उस देश की जो भी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको दिखाने का एक इंडिकेटर है, कि हाँ इस तरह उस देश की, इस जीडीपी से हम ये मान सकते हैं कि इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह होगी। अगर कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगी तो वो पहले देख लेगी कि हाँ इसका जीडीपी क्या है, यहाँ पे क्या सिस्टम है। ठीक है, तो जीडीपी की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमें ये देखना है कि कोई देश अमीर है या गरीब है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके डिसाइड करने का पैमाना क्या होगा, तो वो पैमाना हमें बताता है जीडीपी। ठीक है, अब ये जानना जरूरी है कि वो पैमाना कहाँ तक सही जाता है, कहाँ तक गलत जाता है। ठीक है, ये तो आगे की बहस की बात है, आगे हम देखेंगे इसको। तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ज़रूरत क्यों है जीडीपी को निकालने की, तो आप बता सकते हो। दूसरा, अब हम देखते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है, एक मैं आपको इसका पहले लेम टर्म में इसका मतलब बता दूं कि जीडीपी बेसिकली होता क्या है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम उसके तीनों सेक्टर्स के कुल उत्पादन, कुल प्रोडक्शन, जिसमें हम गुड्स भी होती है प्रोडक्शन में,
क्योंकि प्रोडक्शन किसका होता है, गुड्स और सर्विस का। अगर हम उनको इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करके काउंट कर ले, वही क्या होता है, जीडीपी होता है। ये तो हो गया इसका मोटा मोटा परिभाषा। अब ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान बताने से हो जाता तो फिर सारा काम हो जाता। अब इसके अंदर घुसते हैं कि ये वो कैसे निकलता है। उसके अंदर हम कहने का मतलब कि उस वस्तु और सेवा यानी गुड्स और सर्विसेज को जो उत्पादन होता है, हम उसको उसकी सूचनाओं को इकट्ठा कैसे करते हैं। ऐसा कौन है जो उनको इकट्ठा करता है, क्या इकट्ठा करने में समस्या नहीं आती होंगी। तो वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर ही जाना है, पढ़ना है। तो कहने का मतलब इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीनों शब्द अलग हैं। अगर तीनों शब्द का अर्थ समझ लिया जाए तो हम मोटा मोटा जीडीपी के अर्थ को समझ पाते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं ग्रोस को, यानी सकल। ग्रोस क्या है, इस ग्रोस के अंदर वो सभी उत्पादन आएगा, यानी मतलब क्या है कि आपको पता है कि इस ग्रोस के अंदर प्रत्येक सेक्टर का वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल होगी जिसमें हम किसी अर्थव्यवस्था के अंदर गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रोस है ना, इस ग्रोस को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा है। इस ग्रोस के अंदर प्रत्येक सेक्टर का, एक तो वर्ड आया सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर की वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रत्येक सेक्टर की वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब आप बताइए कि हमारे पास वो सेक्टर क्या है। देखिए, आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरी इकोनॉमिक में पहली क्लास चलने वाली है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप मानिए आपका 30 से 40% इकोनॉमिक कवर हो चुका है। ठीक है, इस ग्रोस में तीनों सेक्टर शामिल होंगे। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे इसका प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्चरी, जिसे हम प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रोस में तीनों सेक्टर शामिल हैं जिनमें क्या होता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। आप इसमें देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो हमें क्या होता है, प्रकृति से फ्री मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कृषि। ठीक है, कृषि के अंदर देखेंगे, उसके बाद पशुपालन, ठीक है, और आपका बागवानी, सब कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, सब कृषि के अंतर्गत। उसके बाद आप देखेंगे मत्स्य पालन, उसके बाद देखेंगे आप खनिज। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे खनन उत्खनन, खनन उत्खनन तो बेसिकली क्या है, खनिज का ही पार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर वन संपदा, वो भी किसका पार्ट है, प्राकृतिक संसाधन का, यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब इस ग्रोस के अंदर ये प्राइमरी सेक्टर पूरा शामिल है। और यहाँ प्राइमरी सेक्टर का कहने का मतलब पता क्या है, यहाँ कहने का मतलब है कि इस प्राइमरी सेक्टर से ना जितना भी उत्पादन होगा गुड्स का, यहाँ तो सर्विसेज का उत्पादन नहीं होगा ना, चलो मान लेते हैं सर्विसेज का उत्पादन भी हो सकता है, पर वो फिर इसमें काउंट करना पड़ेगा उसको। यहाँ हम लेते हैं सिर्फ गुड्स। ठीक है, यानी इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितना भी गुड्स शामिल होगा, जितना भी वस्तु का उत्पादन होगा, उसको क्या कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, दूसरा, या फिर ये कहीं मैं यहाँ पे अगर प्लस का निशान लगाना चाहूँ, यानी कहने का मतलब इस सेक्टर से, समझ रहे हो ना, इस सेक्टर से जितना भी उत्पादन होगा उसको आप क्या करिए, एक साइड रख लीजिए। अभी क्या करिए, उसको एक साइड रख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। चलो आपने कर लिया। दूसरा सेक्टर क्या है कि आपको पता है कि ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, यूजलेस है जब तक हम इसका रूप ना बदल दें। बेसिकली भौतिक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता था, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण। उसके बाद आप देखेंगे पूरा मशीन इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पूरा मशीन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वो सारा क्या होगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, जैसा कि आप समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो हमें प्राइमरी सेक्टर बेसिकली है क्या, यानी प्रकृति से प्राप्त फ्री के रिसोर्स, बट उसका हम सीधा यूज़ तो नहीं कर पाते ना। उसका क्या करते, जब अगर हमें उसका यूज़ करना है तो हमें सेकेंडरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सेकेंडरी सेक्टर के हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। आप गेहूँ लगा लीजिए, गेहूँ को हम प्रत्यक्ष रूप से यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अगर यूज़ करते हैं तो हम आटा, और आटा भी क्या, आटा का भी हम रूप चेंज करके रोटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा पहले आटा मिल चाहिए, मशीन चाहिए जो उसको आटा बनाए, चक्की चाहिए, अर्थात फिर उसके साथ पकाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, तब हम उसको रोटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, तब हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ये सारा आता है, ये समझ चुके हो आप।
दूसरा, इन सभी दोनों सेक्टर क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चलाने वाला कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, ठीक है, अर्थात क्या होगा, मानव। पूरा व्यक्ति, पूरा मानव क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे उन व्यक्तियों के द्वारा इनको कोई भी सेवा दी गई हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो ये व्यक्ति है ना, मान लीजिए व्यक्ति है मानव, ठीक है, इसने आटे का एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूँ ली, गेहूँ से फिर आटा बनाया, ठीक है। अब इसने कोई प्रोडक्शन तो, कुछ नई चीज़ तो नहीं बनाई ना इस व्यक्ति ने, बट हाँ इसने अपनी सेवा दी। इसने कुछ नया नहीं दिया, इसने बट सेवा दी। वो सेवा जरूरी है, ठीक है। यानी उसने क्या किया, सर्विस दी। उसने मशीन चलाई, मशीन चलाना क्या है यहाँ पर, उसने सर्विस दी। सर्विस देने से क्या हो गया कि उस प्राकृतिक संसाधन का रूप क्या हो गया, बदल गया। यानी गेहूं से क्या बन गया, आटा बन गया, ठीक है। कहने का मतलब पूरा का पूरा सेवा सेक्टर क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सेवा का मतलब यही है कि जो व्यक्ति यहाँ जो काम करेगा वो बेसिकली क्या है, सेवा ही है। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हो, क्या आप कोई उत्पादन देते हो, क्या कुछ नई चीज़ का निर्माण करते हो? आप नहीं, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सेवा दे रहे हो। आप कंप्यूटर पर बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेवा दे रहा हूँ। मैं कोई आपको वस्तु तो नहीं दे रहा ना, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेवा सेक्टर, सेवा जहाँ भी होगा, सर्विस जहाँ भी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ जाएगा। बिना व्यक्ति के सर्विस नहीं हो सकती, ये तो समझते हो। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हाँ कोई यहाँ सेवा दे रहा है, कोई सर्विस मिल रही है, तो और कहूँ कि कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, मजाक होगा। बिना किसी व्यक्ति के सर्विस नहीं हो सकती। सेवा क्या होता है, व्यक्ति से जुड़ी होती है। अब इस ग्रोथ के अंतर्गत हमने देखा कि प्रत्येक सेक्टर जिसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था का प्रत्येक सेक्टर जिसमें क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि हमारा गुड्स और सर्विस का क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, प्राइमरी सेक्टर से जितना उत्पादन हुआ उसको ले लिया। दूसरा, फिर हम इस सेक्टर से जितना भी उत्पादन होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। और इस सेक्टर से जितना भी उत्पादन होगा उसको ले लेंगे। इन तीनों सेक्टर का क्या करेंगे, हम उत्पादन जोड़ लेंगे। तो इन तीनों सेक्टर के उत्पादन को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रोस, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि इस ग्रोस के अंदर क्या क्या शामिल है। अब रिकैप करिए दोबारा। ग्रोस के अंदर तीनों सेक्टर के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होगा वो क्या होगा, इस ग्रोस में शामिल होगा। अब इसमें समस्या क्या है, अब आपको ये लग रहा होगा कि इसको जोड़ेंगे कैसे। अब इसको हमें वही समझना है कि इसको जोड़ेंगे कैसे। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। दो शब्द आते हैं, एक तो आता है ग्रोस और एक होता है नेट। वेट भी लगा लेते हैं साथ में, वेट। इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। आप मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हो, मान लेते हैं आप चावल लेने गए, ठीक है। आप क्या गए, चावल लेने गए और 20 केजी की बोरी लेने गए चावल की। और आपने क्या किया, हमने दुकानदार को बोला कि हमें क्या दे दीजिए, चावल दे दीजिए। उस दुकानदार ने क्या किया, चावल लेके आया और उसका वेट किया। यदि उस चावल का वेट 20 केजी होता है, ठीक है, तब क्या कहेंगे। यदि उस चावल का वेट 20 केजी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब क्या कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है, यदि उस चावल का वेट 20 केजी होगा तो आप तब क्या कहेंगे, और उस चावल का वेट 20 केजी से अधिक होगा तब क्या कहेंगे। देखिए, यदि उस चावल का वेट 20 केजी हुआ, 20 केजी के बराबर हुआ, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, आपकी ग्रोस वस्तु है। वो क्या है, ग्रोस, उसके अंदर ग्रोस है। यानी कहने का मतलब क्या है, वो क्या है, ग्रोस है। ग्रोस का मतलब क्या होगा, देखिए, उस ग्रोस के अंदर, इस ग्रोस के अंदर क्या होगा, एक तो चावल का वेट तो जुड़ा होगा और प्लस में उस थैले का वेट भी क्या होगा, जुड़ा होगा, ठीक है। इस ग्रोस के अंदर क्या होगा, चावल का वेट तो जुड़ा भी होगा और क्या होगा, थैले का वेट भी क्या होगा, जुड़ा होगा। और वहाँ पे क्या लिखा होगा, नेट वेट। आप देखेंगे क्या लिखा होगा, सॉरी, वहाँ पे क्या लिखा होगा, अगर आपको, हाँ, दो कंडीशन हो सकती है। यदि वहाँ पे ग्रोस वेट लिखा हुआ है, यदि आप वहाँ पे क्या लिख रहा है, ग्रोस वेट लिख रखा है, तो ये आपके साथ क्या हुआ, चीटिंग हुई। और ये आपका उपभोक्ता अधिकार भी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी वस्तु खरीदने जाएंगे तो आपको नेट वेट पे मिलनी चाहिए, ग्रोस वेट पे नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जब भी ग्रोस वेट की बात आएगी तो आप यकीन मानिए उसके अंदर वस्तु और उस मूल वस्तु से जुड़ी हुई अन्य वस्तु भी क्या होगी, उसके साथ जुड़ी होगी। जैसे अब मेरे को बताइए, आप दुकान पे क्या लेने गए थे, चावल लेने गए थे या थैला लेने गए थे। आप तो चावल लेने गए थे ना, आपने जो पैसे दिए वो 20 केजी के दिए, तो आपको यकीन मानिए आपको उतनी ही मात्रा में चावल मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप कभी दुकान पे जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए, आप हमेशा नेट वेट पे लें, ठीक है। वहाँ पे क्या हो, नेट वेट लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। नेट वेट आपका अधिकार है। अगर वो ग्रोस वेट लगाने के बाद 20 केजी तोल रहा है ना, तो यकीन मानिए आपके साथ क्या हो रही है, चीटिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, यदि 20 केजी से अधिक वेट आ रहा है तो आप मानिए कि हाँ, उसमें क्या होगा, नेट वेट शामिल होगा।
तो नेट के अंदर क्या होगा, नेट के अंदर यानी कहने का मतलब ये होगा, नेट के अंदर बेसिकली क्या होगा, नेट वेट के अंदर जो आप मूल वस्तु लेने गए हैं ना, उस मूल वस्तु का कुल वजन होना चाहिए। अगर आप मूल वस्तु यहाँ देखेंगे तो चावल है, अगर आप चावल लेने गए हैं तो वहाँ पे चावल का वेट क्या होना चाहिए, उस थैले का वेट 20 केजी होना चाहिए। 20 केजी और 20 केजी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर चावल, क्योंकि थैला इंक्लूड है, ठीक है। यदि वो कुल मिलाकर 20 केजी दिखा रहा है, ग्रोस वेट 20 केजी दिखा रहा है किसी चावल के थैले का, तो अगर कहने का मतलब कुल मिलाकर आपको 20 केजी तोल के दे रहा है, तो यकीन मानिए उसके अंदर थैला भी तो इंक्लूड है ना, है ना, थैला भी तो इंक्लूड है। बिना थैले के तो चावल भाग जाएगा इस साइड में, तो उसके अंदर थैला भी इंक्लूड है। और आप यहाँ लेने गए थे मूल वस्तु क्या है, चावल लेने गए थे, थैला लेने नहीं गए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ग्रोस के अंदर क्या होता है, उस थैले का वजन भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। और नेट के अंदर क्या होता है, सिर्फ मूल वस्तु का वजन हमें देखना होता है, क्लियर। तो ये होता है ग्रोस। अब दिक्कत ये है कि अब तीनों क्षेत्र से क्या हो गया, उत्पादन हो गया। इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को अगर हम जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है भाई, ग्रोस है, ठीक है। तो आपने देखा इस ग्रोस के अंदर क्या क्या शामिल है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको जोड़ा कैसे जाए, ये भी तो जरूरी है ना कि इनको जोड़ेंगे कैसे, और इनको जोड़ने में समस्या भी आएगी। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, समस्या कैसे आएगी, देखिए। मान लीजिए कृषि से जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, गेहूँ का होगा, धान का होगा, मक्के का होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए कृषि से जो उत्पादन होता है आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, आप उसको ऐसे कैलकुलेट करते हो कि एक किलोमीटर गेहूँ, ऐसे तो नहीं कैलकुलेट करते। कहने का मतलब यानी जो कृषि सेक्टर से जितना भी उत्पादन होगा ना, आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, आप उसको करते हो केजी में, यानी या कहीं भार के अंदर, भार में कैलकुलेट करते हो ना, केजी में, टन में, क्विंटल में, इसी आधार पर कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इस निर्माण विनिर्माण से अगर मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन होता है या सेवा का उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा ले लेते हैं। अब कपड़ा को आप केजी में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कपड़ा को कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरी यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा, वो है मीटर। इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। इधर से ही आप इधर से सर्विस ले लीजिए। मान लीजिए एक टीचर आपको पढ़ाता है या फिर डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, तो उस सर्विस को आप किस में मेजर करोगे, कहने का मतलब आप उसको कैसे मापोगे, मीटर में मापोगे, केजी में मापोगे या किस तरह मापोगे, है ना। सर्विस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर टीचर है आपको पढ़ा रहा है, तो आप मान लीजिए उसको क्या से माप सकते हो, आप घंटे में माप सकते हो कि आपको 1 घंटा पढ़ाया, ठीक है। हाँ जी 1 घंटा पढ़ाया, अब उसमें 1 घंटे में आपको कितना मिला वो उसको नहीं माप सकते आप। हाँ 1 घंटा पढ़ाया तो आपने क्या किया, घंटे को सर्विस में माप लिया, ठीक है। अब समस्या ये होती है कि इन सभी यूनिट को अगर हम अलग अलग मापते हैं तो समस्या आ जाती है, क्योंकि कैसे मापेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कृषि से उत्पादन होगा, प्राइमरी सेक्टर से जितना भी उत्पादन होगा हम उसको वेट में माप सकते हैं, पर जैसे ही हम वेट में प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को मापेंगे तो हम सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन को वेट में नहीं माप सकते। अगर कपड़ा तो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर से आता है ना, प्राइमरी सेक्टर से क्या आएगा, कपास आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में ही तो क्या बनेगा, उसका कपड़ा बनेगा। कपड़ा को तो आप वेट में नहीं माप सकते ना, कपड़ा को मापने की यूनिट क्या है, मीटर है। इसी प्रकार टीचर जो सर्विस देगा या सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जितनी भी उत्पादन होगा, उस उत्पादन को हम ना तो घंटे में माप सकते हैं, सॉरी ना तो मीटर में माप सकते हैं, ना भार में माप सकते हैं, तो उसके लिए हम समय यूज़ कर लेते हैं। पर यहाँ क्या होता है कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल को जोड़ लीजिए या क्या करिए, ये हो जाए ग्रोस। तो हम क्या जब जीडीपी ज्ञात करेंगे या जीडीपी को जोड़ेंगे तब हम ये कहेंगे कि हाँ कि भाई ये क्या है कि इस देश के अंतर्गत यानी इस देश में जब जीडीपी निकालेंगे तो कृषि का इतने केजी इतने किलो टन उत्पादन हुआ, कपड़े का इतना मीटर उत्पादन हुआ, सर्विस के इतने घंटे सर्विस दी गई, और उन सभी को जोड़ेंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, समस्या आ जाएगी। उस समस्या को सोल्व करने के लिए हाँ तो हम आगे का प्रावधान करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इन प्रॉब्लम को हम एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या वस्तु है जिनके बदले आप इन तीनों को एक चीज़ में कन्वर्ट कर पाओगे, वो है आपका मुद्रा। मुद्रा मतलब करेंसी, मुद्रा मतलब आपकी करेंसी। कहने का मतलब अगर आपके पास पैसा है तो उस करेंसी से आप इन तीनों को क्या कर पाओगे, खरीद पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि पूरी जीडीपी में क्या हुआ, 1 केजी प्राइमरी सेक्टर से उत्पादन हुआ, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं। तो 1 किलो गेहूँ का मूल्य क्या होगा, लगभग 20 रुपये। तो 20 रुपये क्या कर लेंगे, हम यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर से हमने सिर्फ 1 मीटर कपड़े का उत्पादन किया। 1 मीटर कपड़ा क्या होगा, कितना रेट होगा, मान लेते हैं चलो 50 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं 50 रुपये का क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर से उत्पादन हो गया।
अब मान लीजिए थर्ड जो आपका टर्चरी सेक्टर है, तीसरा क्षेत्र है, इस तीसरे सेक्टर से हमने क्या किया कि 1 घंटे सर्विस दी और 1 घंटे सर्विस की वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम तीनों को जोड़ सकते हैं आसानी से, कितना हो गया 170, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जीडीपी के अंदर, हमारी पूरी जीडीपी में क्या हुआ कि 170 रुपये की वैल्यू का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन, कुल प्रोडक्शन कितना हुआ। अब हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई 170 रुपये की। यहाँ हम नहीं जोड़ पाते, यहाँ हम कुल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सबकी यूनिट क्या है, अलग अलग है। बट हम उसको एक करेंसी में, एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी मुद्रा। और इसी को हम बोलते हैं, जैसे कि हमने कृषि का और कपड़े का और टीचर का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के सारे उत्पादों को जब हमने मुद्रा में कन्वर्ट किया, इसी को बोला जाता है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य, ठीक है। ये शब्द है, इसको याद रखेंगे, मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब देखेंगे आप, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से कि जीडीपी में ग्रोस के अंतर्गत ये सब चीज़ें शामिल होंगी, ये सब चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। और ये मौद्रिक मूल्य भी शामिल होगा। यानी कहने का मतलब इस ग्रोस के अंतर्गत जो हमारे उत्पादन के तीनों सेक्टर्स हैं ना, उन तीनों सेक्टर्स में क्या करेंगे, हम प्रत्येक सेक्टर के उत्पादन को जोड़ देंगे। और प्रत्येक सेक्टर के उत्पादन का क्या जोड़ेंगे, मौद्रिक मूल्य, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, मौद्रिक मूल्य। क्लियर। अब चलते हैं, ये हो गया ग्रोस कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ, या फिर डोमेस्टिक की तरफ चलें या प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट आसान है, फिर डोमेस्टिक को समझेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, जीडीपी में अगर कोई आपको एक लाइन में परिभाषा बताता तो आप कैसे समझ पाते। अब आपको मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। अब आपको पूरा दिख रहा होगा सामने। और यकीन मानिए, जब हम परिभाषा बनाएंगे ना, सब जोड़ के बनाएंगे, आपके सामने ही होगा सब कुछ। चलिए, अब हम तीसरे इसके वर्ड को ले लेते हैं, प्रोडक्ट को ले लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद वेरी सिंपल है। यदि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जब उत्पादन होता है, उस उत्पादन क्या है, हमने लास्ट क्लास में यही चर्चा की थी, उत्पादन और उत्पाद, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है, एक प्रोसेस है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स चाहिए, है ना, कुछ फैक्टर चाहिए, जिसमें हमने देखा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उत्पादन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का यूज़ करने के बाद जो वस्तु या सेवा बन रही है ना, वो क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस वस्तु का निर्माण हो पा रहा है, वस्तु एग्जैक्ट फॉर्म में आ पा रही है, वस्तु या सेवा, ठीक है। वो वस्तु या सेवा हमें दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये क्या है, पेन है, मार्कर है, ठीक है। ये जो मार्कर है, ये अब देख पा रहे हो कि हाँ ये मार्कर है, ठीक है। बट अगर आप ये क्या, अगर इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे, इसको आप कहेंगे प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे आप, प्रोडक्ट। अब इसी प्रोडक्ट को आप क्या करिए, फैक्ट्री में ले जाइए। इसी प्रोडक्ट को आप कहाँ लेके जाइए, फैक्ट्री में लेके जाइए। जब आप फैक्ट्री में देखेंगे कि भाई इसका इंक अलग पड़ा है, इसका कवर अलग पड़ा है, ठीक है, इंक अलग पड़ी है, कवर अलग पड़ा है, प्लास्टिक अलग पड़ी है, सब कुछ रॉ मटेरियल अलग पड़ा है। जब ये सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी रहेंगी तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन का काम चल रहा है, वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है। और जब वो पूरी रूप से फाइनल रूप से वो जब तैयार हो जाती है, वो कहलाता है प्रोडक्ट। क्लियर। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रोडक्ट क्या है, ये जो उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कृषि से उत्पादन किया तो क्या निकला, गेहूं क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। सेकेंडरी सेक्टर से हमने जब कपड़ा उत्पादन किया, वैसे ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी सेक्टर में कपड़ा ही आएगा, अरे सेकेंडरी सेक्टर में सारी मशीनरी आती है, बहुत कुछ आता है, मैंने उदाहरण के तौर पर बताया आपको, ठीक है। तो कपड़ा आया, क्लियर है, तो कपड़ा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। टर्चरी सेक्टर से जो सर्विस आई, ये भी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंतर्गत गुड्स भी होगा शामिल और सर्विस भी होगी शामिल, ठीक है, सब कुछ होगा शामिल। क्लियर। तो प्रोडक्ट का मतलब समझ चुके हो। अब हम समझते हैं डोमेस्टिक का मतलब, घरेलू का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप समझ पाओगे जीडीपी का असली मतलब क्या है। अब हमने ग्रोस का भी समझ लिया कि ग्रोस में क्या क्या आएगा और कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन को जोड़ेंगे और कैसे उसको हम मुद्रा के रूप में चेंज कर लेंगे। इसी प्रकार प्रोडक्ट, उत्पाद का मतलब समझा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक का मतलब क्या है, घरेलू सीमा का मतलब क्या है। यानी कहने का मतलब क्या है, जीडीपी जब हम याद कर रहे हैं तो हम किसी देश की एक निकालेंगे ना, या किसी शहर की निकालेंगे, किसी स्टेट की निकालेंगे, तो उसकी जो सीमा है वो क्या है। यानी कहने का मतलब, जैसे कि अगर मैं यहाँ मैप बनाना चाहूँ भारत का, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ा सा बस वैसे समझ लीजिए। वैसे तो हमारा भारत का नक्शा बहुत अच्छा है, ये मान लेते हैं हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ नहीं बना, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए, अब हमें जानना है कि डोमेस्टिक क्या है, घरेलू सीमा क्या है।
अब घरेलू सीमा का मतलब क्या निकालते हो आप कि यानी कहने की मतलब ये हमारी क्या है, हमारा देश है, हमारे देश का नक्शा मान लेते हैं, अच्छा नहीं बना है। क्या इसके अंदर की सीमा, इस पूरे मैप के अंदर अंदर का जितना भी एरिया है, क्या वो घरेलू सीमा है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो क्या होगा, गलत होगा। यानी जितने हमारी देश की बाउंड्री है, जैसे कि अंडमान निकोबार समूह, ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप, तो अगर आप ये समझते हो कि ये घरेलू सीमा है तो आप गलत सोच रहे हो, ये घरेलू सीमा नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये है आपकी भौगोलिक सीमा। ये क्या है, आपकी भौगोलिक सीमा। कई बंदों को तो घरेलू सीमा का मतलब ही नहीं पता होगा और जीडीपी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी भौगोलिक सीमा। अब हमें ये देखना है कि इस भौगोलिक सीमा से हम कैसे घरेलू सीमा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। घरेलू सीमा कैसे निकलेगी, इस भौगोलिक सीमा से ही निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी घरेलू सीमा नहीं है, ये क्या है, हमारी भौगोलिक सीमा, यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। क्लियर, ये डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं है, ये क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक सीमा है, ठीक है। अब इस भौगोलिक सीमा में क्या होगा कि हमें कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें घटानी पड़ेंगी। वो क्या होगा, वो समझ में आएगा अभी। भौगोलिक सीमा, इतना समझ में आ गया कि ये क्या है, हमारा भौगोलिक सीमा, ठीक है। अब जरा समझना, और इधर का जो एरिया है ना, इधर का एरिया, इस एरिया को मैं पूरा वर्ल्ड मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। वर्ल्ड, पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसी के अंदर सारा पूरे देश आ जाएंगे, जितने भी भारत के अलावा देश बचे हैं ना, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब इस भौगोलिक सीमा में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, उस बात को ध्यान से समझना। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के, जैसे ही आपको पता है 1991 से जब वैश्वीकरण का दौर आया और हमने अपनी इकोनॉमी को और लिबरल कर दिया, ओपन कर दिया, तब से क्या हो गया, हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध क्या हो गए, बन गए, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे देश के कई छात्र और कई लोग, व्यक्ति हमारे देश से बाहर जाते हैं, ठीक है। कोई नौकरी करने के लिए जाता है, तो कोई पढ़ने के लिए जाता है ना। तो दोनों पढ़ने, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है। तो अब वो बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में, ठीक है। अब उनको कोई समस्या ना हो, उनके हितों का कैसे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, उनके हितों का कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि हर देश के अंतर्गत जिनके साथ भारत के संबंध है, तो हर देश में आप देखेंगे वहाँ क्या बनाई होती है, हमारी एम्बेसी बनाई होती है। एम्बेसी, अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, भारत की एम्बेसी, और भारत में क्या है, यूक्रेन की एम्बेसी। ऐसे क्या होता है कि जिस देश में हमारी एम्बेसी है, उस देश की एम्बेसी हमारे देश में भी होगी 100%, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारे देश के कई लोग, बच्चे, स्टूडेंट और लोग व्यापार करने के लिए, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए जब बाहर जाते हैं, तो उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाए। तो उनके हितों का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अपनी एम्बेसी की स्थापना करनी पड़ती है, एम्बेसी बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अब समझिए, जिसको हम दूतावास भी बोलते हैं, ठीक है, दूतावास, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्बेसी। क्लियर, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक तो सुना होगा राजदूत, एक सुना होगा उच्चायुक्त। ये राजदूत, मैं मोटरसाइकिल वाले राजदूत की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, इसको बोलते हैं हाई कमिश्नर, ठीक है, उच्चायुक्त। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम दूतावास या एम्बेसी, या फिर कहें राजनयिक। इन दोनों को अगर मिलाकर जो शब्द यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है राजनयिक। ये राजनयिक कोई संस्था नहीं है, ये क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और ये वही व्यक्ति होते हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और राष्ट्रपति अपॉइंट कैसे करता है, ये आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी काउंसिल के सलाह एड एंड एडवाइस पे, ठीक है। दूसरा, ये जो राजनयिक होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपॉइंट कर दिया, ये बाकायदा क्या होते हैं, चुनकर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेलेक्ट होकर आते हैं। जैसे कि यूपीएससी आपको पता है एग्जाम करवाता है, उसमें एक पोस्ट होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। तो जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या बनते हैं, आगे जाके राजनयिक बनते हैं, दूतावास बनते हैं, ठीक है। कहें तो राजनयिक बनते हैं, राजदूत बनते हैं, उच्चायुक्त बनते हैं। क्लियर। अब आपको ये समझना है कि राजदूत कब कहेंगे, एम्बेसडर कहेंगे, और उच्चायुक्त कब कहेंगे, हाई कमिश्नर कब कहेंगे। देखिए, यदि वो देश, जिस देश में, जैसे कि मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति यदि ऐसे देश में जा रहा है जो क्या है, कॉमनवेल्थ का क्या है, सदस्य है, यानी राष्ट्रमंडल का क्या है, सदस्य है। इस राष्ट्रमंडल शब्द पे ज़्यादा आपको दबाव नहीं लेना है, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ क्या है, बेसिकली कुछ देशों का समूह है जिसका जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन होता है, ठीक है। तो भारत भी क्या है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इस राष्ट्रमंडल के बात को मैं, जब हम पॉलिटी में
अब प्रियम्बल को पढ़ेंगे ना तब मैं इस बात को उठाऊंगा, तब वहाँ डिटेल में इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसी राष्ट्रमंडल के को शब्द को लेकर उसमें फिर क्या होता है, कुछ प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों का हम आंसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रमंडल बेसिकली क्या है, कुछ देशों का समूह है जिसके अंतर्गत क्या आता है, जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है, ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन पे भी आगे हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए भारत का जो दूतावास है या कहीं भारत का जो राजनयिक है ऐसे देश में गया है जो क्या है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। यानी भारत का कोई व्यक्ति, हम यहाँ दो ले लेते हैं, एक तो इंडिया ले लेते हैं, चलो यहीं ले लेते हैं, ये अपना इंडिया है, ठीक है, और यहाँ लेते हैं हम इंग्लैंड। यदि भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड गया है तो इंग्लैंड में उसके हितों का ध्यान करने के लिए भारत सरकार जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेगी वो व्यक्ति कहलाएगा एम्बेसडर। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो भी क्या है आपका, इंग्लैंड क्या है आपका राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत भी क्या है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। यानी कहने का मतलब अगर दोनों तरफ राष्ट्रमंडल के सदस्य हुए तो वहाँ से भारत का जो व्यक्ति अपॉइंट होगा तो वो कहलाएगा दूतावास, ठीक है। क्योंकि भारत के लोग इंग्लैंड में भी है ना, तो उनके हितों की रक्षा कैसे होगी, तो कहलाएगा सीधी सी बात, क्या कहलाएगा, राजदूत यानी एम्बेसडर, ठीक है। एक कंट्री और लेते हैं यूएस। तो यूएस के अंदर क्या होगा कि अब देखेंगे भारत के कई लोग यूएस भी गए हुए हैं, भारत के कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए यूएस भी गए हैं। अब उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाए, तो उनके हितों का ध्यान रखने के लिए जो भारत सरकार जिस व्यक्ति को अपॉइंट करती है वो कहलाता है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त बोले तो हाई कमिश्नर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। तो राजदूत और उच्चायुक्त दोनों आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो राजदूत कहलाएगा, एम्बेसडर कहलाएगा। यदि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, उच्चायुक्त कहलाएगा, हाई कमिश्नर कहलाएगा। और इन दोनों शब्दों को जोड़कर जो एक्चुअली ये राजदूत उच्चायुक्त है क्या है कौन है, अगर मैं कहूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि राजदूत उच्चायुक्त कौन है तो आप कहेंगे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, वो क्या है बेसिकली एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को अगर कुल मिलाकर जोड़ कर कहें तो हम कहें वो क्या है, राजनयिक है। कैसे अपॉइंट होते हैं आपको पता चल गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम राजदूत या उच्चायुक्त ना यूज़ करते हुए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, दूतावास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्बेसी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, दूतावास के अंदर क्या होगा, एक तो वो क्षेत्र जुड़ जाएगा, एरिया जुड़ जाएगा जहाँ वो रहेगा, और दूसरा वो व्यक्ति भी, राजनयिक भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी इस दूतावास के अंतर्गत क्या होगा, पूरा डिटेल में समझिए, ठीक है, बिना डिटेल में समझे का फायदा नहीं। इस दूतावास के अंदर क्या होगा, वो क्षेत्र भी जुड़ जाएगा। ये क्षेत्र का मतलब क्या है, वो एरिया जुड़ जाएगा जहाँ वो व्यक्ति रहेगा, और प्लस और इसी दूतावास में वो राजनयिक भी है, राजनयिक व्यक्ति भी जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी इस दूतावास के अंदर ये दोनों क्या है, सम्मिलित है, क्लियर। अब ये जो है हमने देखी, ये क्या है, भौगोलिक सीमा है, ये कोई घरेलू सीमा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमारे जो दूतावास हैं जो विदेशों में रहते हैं, अब विदेशों में कहने का मतलब यह है कि एक देश में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, यूएस में नहीं, जितने भी देशों में हमारे लोग रहते हैं वहाँ हमारी एम्बेसी पाई ही जाएगी 100%, क्लियर। इतना तो आपको समझ में आ गया, एम्बेसी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या होगा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे घटाएंगे, इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या जुड़ेगा कि उन विदेशों के अंदर, विदेशों में भारत के दूतावास, ठीक है, पहला पॉइंट, क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हमने इसमें कि विदेशों के अंदर भारत के जितने भी क्या हैं दूतावास वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या, जुड़ने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब देखिए, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि जो एम्बेसी होगी, दूतावास होगा। अब जैसे मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड गया है, समझ रहे हो, ठीक है, भारत के कई बच्चे इंग्लैंड गए हैं पढ़ने के लिए। हम यहाँ पे एक नक्शा भी ले लेते हैं, हम इसको भारत मान लेते हैं और इसको पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लेते हैं, इसको भारत और ये बाकी बचा हुआ विश्व का पूरा विश्व। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड गया, यूनाइटेड किंगडम गया, ठीक है। तो इसके हितों का ध्यान रखने के लिए भारत सरकार क्या करेगी, एक व्यक्ति को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, जिसको हम कहते हैं एम्बेसडर यानी राजदूत, और हम कुल मिलाकर बोल देते हैं दूतावास, ठीक है। वो कौन होता है, राजनयिक होता है। अब वो व्यक्ति जो होगा ना, वो यूके में यानी ब्रिटेन की जो राजधानी है, बेसिकली जो दूतावास रहते हैं ना वो कहाँ रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, ठीक है, लंदन। तो लंदन की सरकार क्या करेगी, यानी ब्रिटेन की सरकार क्या करेगी, उस दूतावास को, उस भारत के दूतावास को क्या करेगी, एक एरिया प्लॉट कर देगी, ये एरिया पूरा एक एरिया दे देगी, समझ पा रहे हो, एक एरिया प्रोवाइड कर देगी कि हाँ क्या करिए, आप यहाँ पर रहिए। यहाँ पे कौन रहेगा, इंडिया का दूतावास, कहाँ पर,
ब्रिटेन में, ठीक है, यानी इंग्लैंड में इंडिया का दूतावास। तो अब मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए भारत के लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए जब भारत सरकार अपना दूतावास भेजती है वहाँ पर इंग्लैंड में, तो कहने का मतलब ये है कि कोई दूतावास बेसिकली क्या है, इस बात को समझिए आप। दूतावास क्या है, एक व्यक्ति तो है ना, ठीक है। अब व्यक्ति कोई हवा में तो रहेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, प्लेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्लेस का मतलब क्या है, क्षेत्र प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा था कि जो ये दूतावास है ना, इस दूतावास के अंदर क्या होगा, क्षेत्र भी होगा और प्लस वो व्यक्ति भी शामिल होगा जिसको हमने क्या कहा, राजनयिक। अकेला क्षेत्र प्रोवाइड कर दिया और वहाँ कोई रह नहीं रहा तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि दूतावास है, नहीं, तब हम दूतावास नहीं कहेंगे। उसमें राजनयिक भी इंक्लूड होगा, यानी वो व्यक्ति भी इंक्लूड होगा और वो एरिया भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम यहाँ जीडीपी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अब इसका संबंध देखिए क्या होता है। भारत का जितना भी दूतावास है जितने भी देशों में, ये तो हमने सिर्फ एक देश का एग्जांपल लिया, यूनाइटेड किंगडम का, समझ पा रहे हो, जितने भी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान भी, चाइना, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, कहने का मतलब जहाँ जहाँ, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, कनाडा, जहाँ भी हमारे लोग हैं वहाँ क्या होगी, इंडियन एम्बेसी होगी। और इसी प्रकार इंडियन एम्बेसी को क्या दिया जाएगा, इंडियन एम्बेसी के जितने भी लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, एक एरिया प्लॉट कर दिया जाएगा, एक क्षेत्र दे दिया जाएगा जहाँ वो रहेगा। ताकि रहेगा क्यों, ताकि वहाँ जितने भी भारतीय हैं उनके हितों का ध्यान रख सके, ठीक है। अब कहने का मतलब है इस इंडियन एम्बेसी के अंतर्गत ये कहाँ की बात हो रही है, देखिए भारत यहाँ पे है, ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम ब्रिटेन की बात करें। इस इंडियन एम्बेसी के अंतर्गत वो व्यक्ति जितना भी स्थान घेरता है, जितना भी स्थान घेरता है, और कहने का मतलब यहाँ जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा वो, चाहे कुछ भी करे, चाहे वो खर्च करे, चाहे कमाए, कुछ भी करे, इस एरिया के अंतर्गत जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा वो भारत की घरेलू सीमा में जुड़ेगा। क्लियर है, वो भारत की क्या होगा, घरेलू सीमा में जुड़ेगा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार यूएस के अंदर जितनी भी हमारी एम्बेसी होगी उसको एक एरिया दे रखा होगा, क्षेत्र दे रखा होगा। उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर मान लीजिए ये क्या है, ब्रिटेन है, ठीक है, ये ब्रिटेन में भारत का एम्बेसी है, भारत का दूतावास है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा होगा ना इस दूतावास के अंतर्गत, इस दूतावास के अंदर जो व्यक्ति खड़ा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्या है, भारत के घरेलू सीमा के अंतर्गत खड़ा है। जैसे ही इस दूतावास के क्षेत्र को वो क्रॉस कर गया, वो व्यक्ति यहाँ पे आ गया, तब हम कहेंगे कि ये भारत के घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ तक की बाउंड्री, इस दूतावास जहाँ भी रहेगा, जितना उसको एरिया प्लॉट करेगी वहाँ की सरकार, वो पूरी बाउंड्री के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो पूरी बाउंड्री क्या कहलाएगी, भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। क्लियर इतना बात। तो इस भौगोलिक सीमा, ये भौगोलिक सीमा है, ठीक है, इस भौगोलिक सीमा में हम क्या जोड़ेंगे, विदेशों में भारत के दूतावास। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें कुछ घटाना भी पड़ेगा, ठीक है, घटाना भी पड़ेगा। जिस प्रकार भारत के दूतावास विदेशों में है, उसी प्रकार भारत में भी तो विदेशों के दूतावास हैं। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में आपको हर देश की एम्बेसी मिल जाएगी, जिस देश के साथ हमारे रिलेशन है हर देश की एम्बेसी मिल जाएगी। और वही बात होगी, कब हम एम्बेसडर कहेंगे, कब हम उसको हाई कमिश्नर कहेंगे, उच्चायुक्त कहेंगे, राजदूत कहेंगे, आपको मैंने बता ही दिया। तो कहने का मतलब अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप दूसरे के क्षेत्र को जोड़ रहे हो, यानी अगर दूसरे, यानी कहने का मतलब है कि आप अपने दूतावास जो आपके विदेशों में है उसके क्षेत्र को आप जोड़ रहे हो, तो आपके क्षेत्र में विदेशों के जो दूतावास है उनको तो आपको घटाना पड़ेगा ना। अगर आप उनको जोड़ दोगे तो फिर तो डबल हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगी काउंटिंग। इस वजह से क्या करते हैं हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, भारत में विदेशों के दूतावास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या क्या बोलते हैं आपके, इस शब्द में विदेशों में सभी देश आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी देश के साथ हमारे रिलेशन है, चाहे वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है चाहे नहीं है, वो हमारे यहाँ कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। हमारी यानी हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार उसको क्या करती है, दिल्ली में एक एरिया प्रोवाइड कर देती है। एक अब अगर आप दिल्ली गए होंगे ना तो आप देखेंगे, अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे तो आप देखना एम्बेसीज कहाँ होती है हर देश की। अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूक्रेन का, जो युद्ध चला हुआ है रूस के साथ, तो आपने देखा कि जो यूक्रेन की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, है ना, भारत में जो यूक्रेन की एम्बेसी है, जो वहाँ का जो वो क्या था, उच्चायुक्त था, तो वो उच्चायुक्त बाहर आके मोदी सरकार से क्या कर रहा था, अपील कर रहा था कि आप ही युद्ध को रुकवा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत में विदेशों के जितने भी दूतावास होंगे और भारत सरकार उनको जो भी क्षेत्र प्रोवाइड करेगी, और वो क्षेत्र की कहाँ पे आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम विदेशों के क्षेत्र, विदेशों में भारत के दूतावास के क्षेत्र को अगर हम जोड़ रहे हैं तो भारत में भी तो क्या करना पड़ेगा, हमें विदेशों के दूतावास के क्षेत्र को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि, कहने का मतलब है कि इन दूतावास में, इन एम्बेसीज में वो व्यक्ति जितनी भी प्रोडक्शन करेगा, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, वो कहाँ कैलकुलेट होगा, भारत की जीडीपी में। क्लियर। चलिए
ये तो हो गया दूतावास का कॉन्सेप्ट। अभी आप देख रहे हैं कि हमें घरेलू सीमा ज्ञात करनी है। ये घरेलू सीमा छोटी सीमा नहीं है। आप देखेंगे कि भारत का घरेलू सीमा का मतलब क्या है, घर। तो भारत का घर कहाँ कहाँ है, एक तो आपने देख लिया इस तरह दूतावास के उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और जो हमें दिखाई दे रही है बाउंड्री, जो अपनी भारत की बाउंड्री दिखाई दे रही है, वो बेसिकली क्या है, भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा। और कैसे इस भौगोलिक सीमा का यूज़ करके हम क्या करेंगे, घरेलू सीमा निकालेंगे। तो इस भौगोलिक सीमा में हमने क्या जोड़ा, विदेशों में भारत के दूतावास, और उसमें क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, घटाना क्या पड़ेगा, भारत में विदेशों के दूतावास। क्लियर क्लियर। तो आपको एम्बेसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरा देखिए, अब आपको पता है कि जब से वैश्वीकरण आया तो कई हमारी जो कंपनियां हैं विदेशों में काम करती हैं, और कई विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ काम करती हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे सैमसंग विदेशी कंपनी, कोरिया कंपनी यहाँ काम करती है, ठीक है। और हमारी कंपनियां भी कई, आपका चाहे SBI बैंक लगा लीजिए, उसकी शाखाएं भी बाहर हैं, ठीक है। और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जो विदेशों में काम करती है। जैसे आपकी रिलायंस लगा लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री विदेशों में भी काम करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जब विदेशों में जाकर, यानी कहने का मतलब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदेशों में जाकर ये जब काम करेंगी भारत की कंपनियां, तो अब ये ऐसा नहीं है कि उनको खुला छोड़ दिया जाएगा, खुला तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। अब उस पर भी तो निगरानी रखनी पड़ेगी ना कि कितना कमा रहे हैं, कितना उड़ा रहे हैं, सारी पूरा डाटा हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या करती है भारत की जो सरकार होती है, एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करती है उस देश में जहाँ पे हमारी कंपनी है, कि जरा चेक तो करो कि कितना उड़ा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कंसुलेटर, ठीक है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कंसुलेटर, अर्थात वाणिज्यिक दूतावास, कंसुलेटर, ठीक है। कहाँ पर, विदेशों में, भारत के। क्लियर, कंसुलेटर। और कंसुलेटर का ये जरूरी नहीं है कि कंसुलेटर आपका क्या हो, कैपिटल में ही हो, राजधानी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी IT कंपनियां हैं जो बाहर विदेशों की कंपनियां हैं, उनके जो कंसुलेटर बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं, आपके यहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, बेंगलोर में, ठीक है। IT सेक्टर वाले कहाँ बैठते हैं, सारे बेंगलोर में। तो कंसुलेटर का होना जरूरी ये नहीं है कि वो क्या हो, कैपिटल में ही हो, वो देश में भारत, उनको सरकार वहाँ की कहीं भी एरिया प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, ठीक है। तो कंसुलेटर का जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल में रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जिस प्रकार अगर भारत की कोई कंपनी विदेशों में जाकर व्यापार कर रही है कि वो कुछ वहाँ पे गड़बड़ ना करे, तो उनको पूरा कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देती है जिसको क्या हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड, आर्थिक मामलों का क्या हो, जानकार हो, ठीक है। वो व्यक्ति कहलाता है कंसुलेटर। कंसुलेटर क्या है, बेसिकली एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास। तो जब अब ये व्यक्ति जाएगा, अब हवा में तो रहेगा नहीं, ये भी क्या करेगा, एक क्षेत्र में रहेगा, एक एरिया प्रोवाइड करेगी। कौन सी सरकार करेगी, जहाँ ये जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री की, अगर मान लीजिए UAE के अंदर, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर का कोई कंपनी है रिलायंस की, तो वहाँ जो UAE की जो सरकार है उसको क्या करेगी, हमारे जो वाणिज्यिक दूतावास है, कंसुलेटर है, उसको क्या करेगी, एक एरिया प्रोवाइड कर देगी कि आप यहाँ रहिए। तो वहाँ वो रहकर जितनी भी एक्टिविटी करेगी, वहाँ रहकर वो जितनी भी एक्टिविटी करेगी, वो कहाँ काउंट होगा, भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत। यानी जहाँ वो रहेगा उसकी जो जितनी भी सीमा होगी, जितना भी एरिया अपॉइंट करेगा वो, वहाँ की सरकार जितना भी एरिया उसको देगी, वो सारा एरिया किस में कैलकुलेट होगा, भारत की घरेलू सीमा में। क्लियर। इसी प्रकार आप देखेंगे कि भारत में भी कई विदेशी कंपनी है, जिसमें मैंने आपको बताया सैमसंग, ठीक है। तो भारत की सरकार भी क्या करेगी, इसी प्रकार वहाँ की सरकार, यानी साउथ कोरिया की कंपनी है, तो साउथ कोरिया की सरकार भी क्या देखेगी कि देखिए जाके ये हमारी जो कंपनी है सैमसंग, ये विदेशों में जाके गड़बड़ तो नहीं कर रही, कितना कुछ करप्शन तो नहीं कर रही। तो उनको जांचने पड़तालने के लिए वहाँ की सरकार भी क्या करती है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है भारत में। तो उसको क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, व्यक्ति कंसुलेटर, ठीक है। तो हम विदेशों में जो भारत के कंसुलेटर हैं उसको तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी जितनी वो सीमा में रह रहे हैं उसकी सीमा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और इसी प्रकार भारत में विदेशों के जो कंसुलेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस लिख रखा मैंने पहले ही, तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसको, कंसुलेटर भारत में विदेशों के, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, आप समझ पा रहे हो कि घरेलू सीमा कितनी बड़ी है। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर। अब देखिए, अब अगला देखिए, मान लीजिए आपको जाना है जापान। अब कैसे जाओगे जापान, बस से नहीं जा पाओगे, है ना। ब्रिटेन जाना है बस से, या फिर किश्ती से जाओगे, तो फिर तो चलेते ही रहोगे। आपको जाना पड़ेगा जापान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। क्लियर। अब आप बताइए कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको जाना है जापान, तो यहाँ से भारत से जापान, भारत से क्या होगा, भारत से आपको जाना है जापान, तो कैसे जाओगे, जहाज से।
जहाज मतलब उड़ने वाला जहाज, ठीक है। एरोप्लेन से जाओगे ना, तो एरोप्लेन से जब जाओगे तो क्या यहाँ से एरोप्लेन खाली जाएगा? फिर तो उसका दिवाला निकल गया 100%। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से जब भारत से जापान जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत कोई ना कोई जापान जाने वाला होगा, तो उसमें क्या होगा, जहाज़ में बैठ के या उस एरोप्लेन में बैठ के जापान चला जाएगा। अब जैसे हमारा जो जहाज़ है, हमारा जो एयरक्राफ्ट है, तो वो क्या जाके जापान में बस जाएगा? नहीं। तो जब उधर से जाएगा, उधर से वापस आएगा, यानी जापान से क्या होगा, वापस आएगा। इसको निशान लगा देते हैं। जापान से जब वापस आएगा तो क्या वो खाली आएगा? अगर खाली आएगा तो उसका दिवाला 100% है कि 10 दिन में उसका दिवाला निकल जाएगा? नहीं। जापान से जो व्यक्ति भारत आना चाहते हैं उन सबको साथ में बिठा कर ले आएगा, ठीक है। ये कहलाता है सिस्टम एयरक्राफ्ट का। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या होगा, हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट को जोड़ेंगे और जो दूसरे देशों के जो विमान यहाँ आएंगे उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब यानी जो इंडियन एयरक्राफ्ट होंगे, इंडियन एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए भारत से अगर कोई व्यक्ति एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में जब जापान जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि जो एरोप्लेन है हवा में उनको उतार देगा। कहीं ना कहीं तो क्षेत्र उसको भी चाहिए ना, कुछ सीमा तो चाहिए। तो जितनी भी सीमा में वो हमारा एयरक्राफ्ट रहेगा, हमारा एयर बेस रहेगा, हमारा एयर बेस क्या होगा, जहाँ रहेगा, तो वो पूरी सीमा किसके अंतर्गत आएगी, भारत की घरेलू सीमा में। इसी प्रकार अगर कोई अमेरिका का जहाज़ भारत आना चाहता है तो वो अकेला तो आएगा नहीं, वहाँ से क्या आएगा, लोगों को लेके आएगा, ठीक है। तो जब लोगों को लेके अमेरिका का जहाज़ आएगा, यानी कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट आएगा, अदर एयरक्राफ्ट आएगा, तो वो क्या करेगा, भारत सरकार भी क्या करेगी, उसको एक प्लेस देगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हवा में यात्रियों क्या करेगी, उतार देगी, चलो भाई पैराशूट डालो और उतर जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको क्या प्रॉपर क्या होगा, एक क्या दिया जाएगा, एक क्षेत्र दिया जाएगा, एक एरिया दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन एयरक्राफ्ट को तो हम जोड़ देंगे और प्लस क्या कर देंगे, हम घटाएंगे किसको, विदेशों में क्या होंगे, जो अदर एयरक्राफ्ट है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस अदर एयरक्राफ्ट में क्या आया, एयरक्राफ्ट, इस अदर एयरक्राफ्ट में क्या आया, जैसे कि मान लीजिए वहाँ से कोई आ गया, कहाँ से, अमेरिका से कोई आ गया या जापान से कोई आ गया, ठीक है, भारत में, तो जापान के जहाज़ को, अमेरिका के एयरप्लेन को, ठीक है, एरोप्लेन को, जापान के एरोप्लेन को, इंग्लैंड के एरोप्लेन के, किसी भी दूसरे देश के एरोप्लेन को भारत की सरकार क्या कर देगी, एक जगह देगी, जहाँ पे भी क्या होगा, दूसरे देशों को भारत सरकार क्या करेगी, एक जगह देगी जहाँ पर वो लैंड करेंगे। तो वो पूरा एरिया किस में काउंट होगा, वहाँ की जीडीपी में, ठीक है, वहाँ की घरेलू सीमा के अंतर्गत जिस देश का वो जहाज़ होगा। अगर अमेरिका का जहाज़ है तो भारत सरकार जितनी भी उसको जो क्षेत्र देगी तो भारत यानी अमेरिका की घरेलू सीमा में काउंट होगा। और इसी प्रकार हमारा जहाज़, हमारी एयर इंडिया अगर अमेरिका जाती है तो अमेरिका की सरकार उसको जितना भी क्षेत्र देगी वो पूरी क्षेत्र, वो पूरा लैंड किसकी सीमा में काउंट होगा, घरेलू सीमा के, किसकी घरेलू सीमा में, भारत की घरेलू सीमा में। क्लियर इतना, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दूसरा अगर आप अगला पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे अब क्या होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, डिफेंस बेस होते हैं, है ना। डिफेंस बेस का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की मिलिट्री क्या करती है, दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, जिसमें आप पढ़ते भी हैं, सूर्य किरण नेपाल के साथ होती है, ठीक है, फिर वरुण फ्रांस के साथ, इंग्लैंड फ्रांस के साथ होती है। तो आप देखेंगे कि दूसरे देशों के साथ क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। वो इसलिए होती है कि कल के समय अगर मान लीजिए ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़ जाए, कहीं लड़ना पड़ जाए, तो कोऑर्डिनेशन बन जाए, ठीक है। और जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो मिलिट्री एक्सरसाइज वही बात आ जाएगी फिर कि यानी कहने का मतलब कि जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो हवा में तो होगी नहीं, किसी प्लेस पर होगी, ठीक है। तो उसमें जहाँ प्लेस पे होगी ना, तो वहाँ पे क्या बना लिया जाता है, डिफेंस बेस बना लिया जाता है। डिफेंस बेस पूरा एक तंबू वगैरह लगा के पूरा एक एरिया को घेर लिया जाता है कि इस पर क्या करिए आप, डिफेंस बेस बनाइए। तो वो जो डिफेंस बेस होगा, जैसे मान लीजिए भारत की आर्मी जापान गई है, ठीक है, जापान के आर्मी के साथ क्या गई है, क्या करने गई है, आपका डिफेंस एक्सरसाइज करने गई है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज करने गई है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज करने जब जापान जाएगी तो जापान की सरकार क्या करेगी, वहाँ एक क्षेत्र प्रोवाइड कर देगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफेंस बेस, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र जापान के अंतर्गत जो एरिया प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो वो जो एरिया होगा वो भारत की घरेलू सीमा में काउंट होगा। इसी प्रकार अगर कोई दूसरे देश का डिफेंस बेस भारत में है, अगर कोई दूसरा देश आ रहा है भारत में एक्सरसाइज करने के लिए, तो भारत सरकार जो उसको एरिया प्रोवाइड करेगी वो जो डिफेंस बेस कैलकुलेट होगा उस देश की घरेलू सीमा में काउंट होगा, ठीक है। क्लियर। तो हम जोड़ेंगे क्या, इंडियन एयरबेस को, एयरबेस नहीं, डिफेंस बेस। तो घटाना क्या पड़ेगा, इधर क्या लिखना पड़ेगा, अदर डिफेंस बेस।
मतलब समझ में आना चाहिए बस। डिफेंस बेस का मतलब क्या है कि भारत की मिलिट्री दूसरे देशों के साथ एक्सरसाइज करने जाती है। अब मिलिट्री के अंतर्गत एयरफोर्स, ठीक है, नेवल और आर्मी, थल सेना सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे देशों में जब हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जाएगी तो वहाँ पे जो भी वहाँ की सरकार जो उनको एरिया प्रोवाइड करेगी जहाँ वो रहेंगे, वो पूरी सीमा, कहने का मतलब समझ पा रहे हो ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ अदर वर्ल्ड है, ठीक है, अदर जापान है, तो जापान की सरकार उनको जो भी क्षेत्र वहाँ अपने देश में प्रोवाइड करेगी, यानी कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा। इस एरिया के अंतर्गत ये पूरी सीमा भारत की घरेलू सीमा में ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार कोई विदेशों की कोई आर्मी भारत में एक्सरसाइज करने के लिए आ रही है या भारत में उसका डिफेंस बेस है, आप डिफेंस बेस में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डिफेंस बेस में एक्सरसाइज तो होगा ही होगा इंक्लूड, प्लस दूसरा क्या इंक्लूड होगा कि हथियार बनाने के लिए, ठीक है। यानी मान लीजिए रसिया की कोई कंपनी भारत में बैठी है हथियार बनाने के लिए, तो भारत की सरकार जो उसको जो क्षेत्र प्रोवाइड करेगी ना, तो वो कहाँ किस में कैलकुलेट होगा, रसिया की घरेलू सीमा में। इसी प्रकार अगर भारत की कोई कंपनी रसिया या जापान में बैठी है या वहाँ पे कोई डिफेंस से संबंधित कोई सामान बना रही है, तो जापान की सरकार उन लोगों को जो क्षेत्र प्रोवाइड करेगी, जो एरिया प्रोवाइड करेगी, वो किसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा, भारत की घरेलू सीमा में काउंट होगा। क्लियर, ये होता है डिफेंस बेस का सिस्टम। डिफेंस बेस में क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज भी आ जाएगी और आपका इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भी आ जाएगा। क्लियर। तीसरा आता है आपका आगे, नेक्स्ट आता है और क्या जोड़ना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि जो हमारे लोग होते हैं, हमारी कई कंपनियां विदेशों में जाके क्या करती हैं, तेल निकालती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑयल रिग्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, तेल भी निकालती हैं और कई चीज़ें निकालती है। जैसे एक तो ऑयल निकालती हैं, गैस निकालती हैं, कई चीज़ों को क्या करती है, निकालती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है विदेशों में, ठीक है। और उनको बोल दिया जाता है, रिग्स बोल दिया जाता है। रिग्स पता क्या होता है, आप देखेंगे समुद्र में बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, इस टाइप में बहुत बड़े बड़े समुद्र में ऐसे टैंक लगे होते हैं, इनको बोल दिया जाता है रिग्स, ठीक है। तो भारत की अगर कोई कंपनी, जिसमें आप देखेंगे ONGC है ना, ये विदेशों में जाकर क्या करती है, तेल निकालती है। क्योंकि क्या होता है कि जिस देश में तेल है, मान लीजिए अगर उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता तो भारत की कोई कंपनी चली जाएगी, या वहाँ पे लेबर ज़्यादा है तो भारत की कोई कंपनी चली जाएगी, या जिस देश में लेबर कम है तो वो क्या कर देता है, वहाँ भेज देता है, ठीक है। तो विदेशों के अंतर्गत जितनी भी ऑयल और गैस रिग्स होंगी, रिग्स मतलब समझ गए हो, ये बड़े बड़े कंटेनर जो लगे होते हैं उनको रिग्स बोलते हैं। तो विदेशों में जितनी भी रिग्स होंगे और वहाँ अगर भारत की कोई कंपनी गई हुई है, मान लीजिए ONGC गई है, अगर ONGC विदेशों में गई हुई है और वहाँ पे जो तेल निकाल रही है, तो वो तेल हवा में नहीं निकलेगा, किसी क्षेत्र में निकलेगा, तो वहाँ का जो पूरा क्षेत्र होगा वो किसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा, भारत की। इसी प्रकार विदेशों की कोई कंपनी अगर भारत के असम क्षेत्र में या फिर कहीं गुजरात के क्षेत्र में अगर कोई तेल निकाल रही है, तो वहाँ भारत सरकार क्या करेगी, उसको एक एरिया प्रोवाइड करेगी। वो एरिया किसकी घरेलू सीमा में कैलकुलेट होगा, जिस देश की वो कंपनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्या कि ऑयल गैस रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है। कहाँ पे, विदेशों में, विदेशों में किसके, भारत के। क्लियर। तो भारत के विदेशों में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे गैस और क्या बोलते हैं ऑयल या गैस का क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वहाँ की सरकार जो भी उनको एरिया प्रोवाइड करेगी वो किसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा, भारत की घरेलू सीमा में। तो वो भी क्या होगी, भारत की घरेलू सीमा में होगी या कहेंगे काउंट होगा। इसी प्रकार भारत में कोई विदेशी कंपनी है, भारत में कोई विदेशी कंपनी गैस या ऑयल रिग्स है उसका, यहाँ रिग्स का मतलब क्या है, या कहीं की निकाल रही है, ठीक है। रिग्स मतलब कंटेनर समझ चुके हो आप। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी भारत के असम क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई बड़े बड़े उसने रिग्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है किसका, तेल का और गैस निकाल रही है, तो हम क्या कहेंगे, भारत सरकार जो उसको एरिया प्रोवाइड करेगी, तो वो जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, वो भारत की घरेलू सीमा में ना काउंट होकर अमेरिका की घरेलू सीमा में काउंट होगा। इसी प्रकार भारत का अगर कोई रिग्स या कोई कंपनी जो गैस या फिर तेल का निर्माण करती है, तेल निकालती है, अगर वो UAE के अंदर जाकर वहाँ तेल का निर्माण कर रही है, ONGC मान लेते हैं, ONGC अगर UAE में जाकर काम कर रही है, तो UAE की सरकार क्या करेगी, यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार क्या करेगी, ONGC को एक एरिया प्लॉट कर देगी और वो एरिया किसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा, भारत की घरेलू सीमा में काउंट होगा। क्लियर। और यहाँ याद रखेंगे ये माइनस प्लस किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, इधर निशान लगा दिया। क्लियर। अब दूसरा क्या होगा, हमारी जो इंडियन टेरिटोरियल है, इंडियन टेरिटरी है ना, इंडियन टेरिटरी एक चीज़ और समझिए, टेरिटोरियल वाटर बॉडी क्या होती है, टेरिटोरियल
वाटर बॉडी। देखिए मान लेते हैं ये हमारा नक्शा है, ये गलत बन गया यार, ये तो यहाँ बनाते हैं, ये मान लेते हैं भारत है, ठीक है। तो ये तो है इसकी भौगोलिक सीमा। तो आपको पता है कि भारत की तरफ इधर भी क्या है, समुद्र है, इधर भी समुद्र है, ठीक है, और नीचे भी क्या है, समुद्र है। तो जो आप देखेंगे कि जो तेल रिंग्स होते हैं वो तो समुद्रों में ही पाए जाते हैं लगभग। तो भारत की जो टेरिटोरियल वाटर बॉडी होगी ना, यानी हर देश में क्या होता है कि एक कानून बना हुआ है कि एक लिमिटेड एरिया तक क्या होगा, वो यहाँ तक जितनी भी एक, अभी मैं ना याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितनी एग्जैक्ट 12 नॉटिकल मील है या 18 नॉटिकल मील है, क्योंकि जो समुद्रों की जो दूरी है उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। तो आप एक बार गूगल चेक कर लेना, ठीक है। तो मान लीजिए शायद 12 पता नहीं 12 नॉटिकल मील है कि यहाँ तक जितना भी व्यापार होगा, यानी यहाँ तक जितनी भी एरिया होगा वो किसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा, भारत की। हर देश का होता है, जैसे मान लीजिए अगर उसका समुद्र के पास है ना, समुद्र के साथ वो देश कनेक्ट हो रखा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे समुद्र पे उसका अधिकार हो जाएगा, नहीं, कुछ सीमा तक, ठीक है। जैसे कि 12 नॉटिकल मील तक मान लेते हैं हम भारत का, एक बार चेक जरूर करेंगे आप। 12 नॉटिकल मील तक क्या है, यहाँ तक जितनी भी समुद्र की सीमा होगी, यानी इस घरेलू सीमा के अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल मील की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक घरेलू सीमा से अलग ये क्या है सारी समुद्री सीमा है, ठीक है। इस समुद्री सीमा, ये पूरी सीमा किसके अंतर्गत आएगी, भारत की घरेलू सीमा में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसको किस में जोड़ा जाएगा, भारत की घरेलू सीमा में जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वो कोई भी प्लांट लगा सकती है, बिजली का प्लांट लगा सकती है, मछली उत्पादन कर सकती है, तेल का प्लांट निकाल सकती है, अगर कोई तेल निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकती है, इस पर किसका अधिकार होगा, भारत सरकार का, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, टेरिटोरियल वाटर बॉडी। क्लियर। तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। अब ये इसमें घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये समुद्र की बात आ जाती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे किसी देश में समुद्र है, किसी देश की बाउंड्री को टच कर रहा है समुद्र, अगर वहाँ भारत की कोई कंपनी जा रही है या फिर यहाँ पर कोई भारत की कंपनी यूज़ करिए, जैसे कि मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो एरिया है ना, ये सारा क्या होगा, टेरिटोरियल वाटर बॉडी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भारत की कंपनी यहाँ पे बिजली का उत्पादन करेगी, क्योंकि पानी से बिजली बनता है, मछली उत्पादन कर रही है, या फिर कहेंगे तेल निकाल रही है, अगर कोई भारत की कंपनी निकाल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भारत की घरेलू सीमा में काउंट होगा। यदि यहाँ पर कोई विदेशी कंपनी आकर निकाल रही है भारत की सीमा के अंतर्गत, 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत, और यहाँ याद रखेंगे कि जो ये टेरिटोरियल वाटर बॉडी है ना, ये ज्योग्राफिकल बॉडी से यानी भौगोलिक सीमा से क्या है, अलग है। यहाँ तो क्या है, तटीय क्षेत्र है, ये तो भौगोलिक सीमा है, यहाँ क्या है, जल है, तो ये अलग है, दोनों अलग है। तो अगर कोई विदेश की कंपनी यहाँ पर आकर तेल का निर्माण कर रही है, कोई तेल रिग्स लगा रखी है, कुछ भी यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, तो वो भारत की घरेलू सीमा में नहीं काउंट होगा, वो किसकी सीमा में काउंट होगा, जिस भी देश की होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लिख लेते हैं, विदेशों की कंपनी द्वारा भारत की टेरिटोरियल वाटर बॉडी में प्रोडक्शन या उत्पादन, ठीक है। सीधी सी बात है, उत्पादन ही करेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो उत्पादन करेगी वो किसकी सीमा में काउंट होगा, किसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा, विदेशों की। यदि भारत की कोई कंपनी कर रही है तो सीधा भारत की कंपनी में कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मान लीजिए कहीं पे जैसे कि मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ये यूरोप, अफ्रीका, ये एशिया, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक सागर है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर भारत की कोई कंपनी जाकर तेल निकाल रही है तो ये जो सीमा होगी वो किस में ऐड हो जाएगी, भारत में, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर बॉडी कहाँ पे, विदेशों में, और ये कहाँ पे है, भारत में, विदेशों की भारत में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है, अब देखिए इस घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या होगा, इस घरेलू सीमा के अंतर्गत जब भी घरेलू सीमा की बात आएगी, डोमेस्टिक की बात आएगी ना, डोमेस्टिक बाउंड्री की बात आएगी, घरेलू सीमा की बात आएगी, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए भौगोलिक सीमा में क्या जोड़ा, क्या घटाया, क्या जोड़ा, क्या घटाया। अब देखिए इस भौगोलिक सीमा में क्या होगा, विदेशों में भारत के दूतावास को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, भारत में विदेशों के दूतावास। फिर किसको जोड़ेंगे, कंसुलेटर, विदेशों में भारत के कंसुलेटर को जोड़ेंगे, कंसुलेटर भारत में विदेशों कंसुलेटर को क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर इंडियन एयरक्राफ्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे विदेशों में, और अदर एयरक्राफ्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर इंडियन डिफेंस बेस को, डिफेंस बेस इंडिया के जो अदर कंट्रीज़ में है उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अदर कंट्रीज़ के जो डिफेंस बेस है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे।
इसी प्रकार ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क विदेशों में जो भारत के हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसी प्रकार भारत में जो है विदेशों के उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी प्रकार टेरिटोरियल वाटर बॉडीज़ में अगर विदेशों में भारत की कोई कंपनी जाकर वहाँ तेल निकाल रही है तो क्या होगा, जुड़ेगा किस में, भारत की घरेलू सीमा में। इसी प्रकार भारत में अगर कोई भारत की टेरिटोरियल वाटर बॉडी में आके तेल निकाल रहा है, कोई भी देश जैसे अमेरिका निकाल रहा है तो अमेरिका की घरेलू सीमा में काउंट होगा। क्लियर। तो इस प्रकार देखेंगे, ये जोड़ के ये घटाकर जो भी बैलेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो बैलेंस आएगा ना। अब यहाँ हम उस बैलेंस को नहीं दिखा पाते, वो अलग बात है, पर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये जोड़कर ये घटाकर जो भी एरिया बचेगा वो कहलाएगी घरेलू सीमा। क्लियर है। यकीन मानिए बच्चे जीडीपी पढ़ लेते हैं पर उनको घरेलू सीमा ही नहीं पता, घरेलू सीमा कैसे निकलती है। क्लियर। तो ये आएगा घरेलू सीमा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यही है कि जितनी जितनी घरेलू सीमा होगी ना, अब घरेलू सीमा जैसे ही मैंने घरेलू सीमा वर्ड कहा ना, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पीछे की बैकग्राउंड कि ये शामिल है। तो इस घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य कहाँ काउंट होगा, भारत की जीडीपी में। क्लियर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब एक दो बात और है फिर आपका खत्म हो जाएगा। एक होता है वित्तीय वर्ष, और इस बात को मैं पहले उठा चुका हूं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हम गणना कर रहे हैं जीडीपी की, इसका हम कुछ ना कुछ तो पीरियड होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल 20 साल 30 साल या फिर जब दिल किया तब गणना कर ली, ऐसा नहीं होगा। उसका एक ड्यूरेशन होगा। वो ड्यूरेशन क्या होता है, एक वर्ष होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक वर्ष। और उस एक वर्ष को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वित्तीय वर्ष। और वो वित्तीय वर्ष क्या होता है आपका, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। और मैंने पूरा आपकी फिफ्थ क्लास में पूरा डिटेल में बताया था वित्तीय वर्ष और सामान्य वर्ष, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं। तो अब आपका प्रश्न ये उठता है कि जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से ही क्यों शुरू लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैं पहले उठा चुका हूँ कि हमने जो प्लानिंग का जो मॉडल लिया था वो रूस से लिया था। और रूस में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, वित्तीय वर्ष। इस वजह से हमने भी क्या किया, 1 अप्रैल और 31 मार्च को लिया। यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो आप कहेंगे 2021 और 22। समझ में आ रहा है कैसे। और जैसे ही मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई जैसे ही हम अप्रैल को क्रॉस कर लेंगे, अभी क्या है फरवरी चल रहा है ना, जैसे ही हम अप्रैल को क्रॉस कर लेंगे, सॉरी अप्रैल को क्या है, मार्च को क्रॉस कर लेंगे, 31 मार्च क्रॉस कर लेंगे, तभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल जाएगा, 22 और 23। ठीक है। तो अभी ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो वित्तीय वर्ष क्या हो गया, एक तो इस पे मार्क कर लीजिए। क्लियर, वित्तीय वर्ष। दूसरा, यहाँ पे जब भी हम जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें उसका एक चीज़ लेनी पड़ेगी, हमें लेना पड़ेगा अंतिम मूल्य। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल प्राइस। ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जितनी भी प्रोडक्शन होगी ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, यहाँ से जितनी प्रोडक्शन होगी तो इन प्रोडक्शनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू लेनी पड़ेगी, अंतिम मूल्य लेना पड़ेगा। वो अंतिम मूल्य क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अंतिम मूल्य, इसको मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 1 kg गेहूँ खरीदी, वो कितने की पड़ी आपको, 20 रुपये की। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उस 1 kg गेहूँ से क्या कर दिया आपने, आटा बना दिया। तो आटा जब बनेगा तो आटा कितने का पड़ेगा, मान लेते हैं 35 रुपये का। ठीक है। फिर उस आटे वाले ने क्या किया, उस आटे वाले ने किसको दे दिया, ब्रेड वाले को। ठीक है। तो 1 kg की जो 1 kg आटे का जो ब्रेड बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। मान लेते हैं 80 रुपये। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ब्रेड वाले ने किसको दे दिया, इसको केक वाले को, तो उस केक वाले ने इस ब्रेड से क्या बना लिया, केक बना लिया, उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपये। क्लियर। तो यदि हम जीडीपी में अगर हम अब समस्या ये है कि अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब 20 रुपये की गेहूँ ली थी ना, तो और जब हमने उसका आटा बनाया तो ये जो 35 रुपये बने हैं ना, 35 रुपये बने हैं, इस 35 रुपये में 20 रुपये की वैल्यू पहले से एडिड है। हमने कितनी वैल्यू का एडिशन किया, सिर्फ 15 रुपये का। ठीक है। हमने कितना उत्पादन किया, सिर्फ 15 रुपये का उत्पादन किया। यदि हम इसको जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए 20 और ये कितने हो जाएंगे, 80, 100 और ये कितना हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 335। तो हम जीडीपी में 335 नहीं दिखाएंगे,
जीडीपी में हम 335 को नहीं दिखाएंगे। अगर हम 335 को दिखाएंगे फिर तो जीडीपी हमारी बहुत आगे बढ़ के दिखेगी। अगर यहाँ वैल्यू बढ़ रही है तो सीधी सी बात है जीडीपी में भी क्या होगी, वो बढ़ के दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी जीडीपी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या आपने 335 रुपये की वस्तु और सेवा का उत्पादन किया है? नहीं किया, नहीं किया। आपने सिर्फ 200 रुपये की वस्तु और सेवा का उत्पादन किया है। ये जो वैल्यू है ना, ये होगी आपकी अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्यों होगा जरा समझना। देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए 20 रुपये की गेहूँ थी, आपने आटा बनाया कितने का, 35 रुपये का, ठीक है। तो 35 रुपये में आप देखेंगे इस 35 में ना 20 रुपये जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपने कितना एडिशन किया, 15 रुपये का एडिशन किया, ठीक है, 15 रुपये का उत्पादन किया यहाँ पे। यहाँ से आप देखेंगे 35 दूनी 70 यानी 45 रुपये एडिशन किया। यहाँ से देखेंगे आपने 120 रुपये एडिशन किया, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे 120 रुपये एडिशन किया। तो कहने का मतलब है कि इस 35 में ये 15, इस 35 में ये 20 ऑलरेडी एडेड थे, और इस 20 के अंदर इस 35 रुपये का उत्पादन ऐड था, और इस 200 में इस 80 रुपये का क्या था, उत्पादन पहले से ऐड था। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 335। बट ये टोटल उत्पादन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको हम अंतिम नहीं मानेंगे। अंतिम किसको मानेंगे? हम इसको मानेंगे, केक वाले को। और फिर ये जो हम वैल्यू एडिट कर रहे हैं ना, फिर उसको जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे ना, तो वैल्यू एडिट मेथड निकालेंगे, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि जो जीडीपी में जो काउंट होगा ना, वो क्या होगा, केक काउंट होगा, केक की वैल्यू काउंट होगी। डबल काउंटिंग नहीं करनी हमें, डबल काउंटिंग से बचना है, ठीक है। अगर आप इसको भी काउंट, मान लीजिए आपने गेहूं को भी काउंट कर लिया, ठीक है, और आपने आटा को भी काउंट कर लिया, तो इसका मतलब है कि जब आपने आटा को काउंट किया ना, तो आपने गेहूं की वैल्यू को भी काउंट कर लिया 2 बार। और जैसे ही आपने ब्रेड को काउंट किया, तो ब्रेड को काउंट करने के बाद आपने आटा की वैल्यू को काउंट कर लिया, और प्लस आपने गेहूं की वैल्यू को भी उसमें काउंट कर लिया। और जैसे आप केक को काउंट करोगे, तो केक को काउंट करने के बाद, केक को काउंट करने में क्या हुआ, आपने आटा भी काउंट कर लिया, गेहूं भी कर लिया, और ब्रेड की वैल्यू को भी काउंट कर लिया। जबकि इतना तो उत्पादन नहीं हुआ ना, उत्पादन तो सिर्फ इतना हुआ है। यहाँ देखेंगे उत्पादन, यहाँ देखेंगे 20 का तो पहले ही उत्पादन हो चुका था। यहाँ उत्पादन कितना हुआ, सिर्फ 15 रुपये का उत्पादन हुआ है। यहाँ देखेंगे सिर्फ 45 रुपये का उत्पादन हुआ है। यहाँ देखेंगे सिर्फ 120 रुपये का उत्पादन हुआ है। ये है गड़बड़, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, अब देखिए आपको समझ में आने वाला है। हम फाइनल गुड्स को, यानी जो फाइनल बनी है वस्तु, वो क्या है, गुड्स, 200 रुपये को ही क्यों काउंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे उत्पादन कितने का हुआ, 15 का। यहाँ पे उत्पादन कितने का हुआ, 45 का। यहाँ पे उत्पादन कितने का हुआ, 20 रुपये का नया उत्पादन। ये तो बाकी तो क्या था, बाकी जो 20 रुपये की वैल्यू है वो तो ऐड है ही इसके अंदर, शुरू से ही 20 रुपये की वैल्यू ऐड है। यानी गेहूं की जो वैल्यू थी वो तो पहले से ही ऐड है ना। इसमें जब आपने 35 किया तो यहाँ पे 15 रुपये का एक्स्ट्रा उत्पादन किया, 20 इसके अंदर 35 में इंक्लूड है। इस बात को समझिए, ठीक है। 35 और 45 कितने हुए, 60 और 120 कितने हुए, 180। 180 में 20 तो शुरू के जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे ना, जिसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो तब कितना आता है, 200। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो 200 रुपये है ना, ये जीडीपी में काउंट होगा, यानी अंतिम मूल्य काउंट होगा। और ये जो बीच में जो हम बढ़ा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, आपका मध्यवर्ती मूल्य है, ठीक है। मध्यवर्ती मूल्य को काउंट नहीं करना जीडीपी में, किसको काउंट करना है, अंतिम मूल्य को काउंट करना है। ये थे जीडीपी के सारे कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब जीडीपी की परिभाषा बनाते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएगी, एक एक शब्द आपके सामने दिखेगा, ठीक है। जीडीपी की परिभाषा क्या होती है, अब समझ में आएगा आपको जीडीपी। जो मैं परिभाषा लिखूंगा वो आपको दिखेगी। अब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अब देखना जीडीपी की परिभाषा, किसी देश की, इसका क्या मतलब हुआ, जिस भी देश की हम निकालेंगे, अर्थात हम किसकी निकाल रहे हैं, भारत की, अंडरस्टूड है खुद में, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर। घरेलू सीमा का मतलब समझ चुके हो। घरेलू सीमा, जैसे ही घरेलू सीमा शब्द आया आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि क्या क्या जोड़ेंगे, क्या क्या घटाएंगे। घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, अब वित्तीय वर्ष समझ में आ गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। क्योंकि एक समय सीमा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, एक समय सीमा तो होनी चाहिए ना। तो एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम समझ चुके हो अब, 200 रुपये ना कि 335 रुपये, ठीक है।
अंतिम वस्तु एवं सेवा का मतलब उस तीनों सेक्टर में जो हमने शुरू में किया था ग्रोस, ठीक है, इन तीनों सेक्टर में जो किया था शुरू में किया था, ठीक है, अंतिम वस्तुएं सेवा का सकल का मतलब क्या है ग्रोस। अब ग्रोस में क्या क्या शामिल है समझ रहे हो ना, ये ग्रोस, इस ग्रोस के अंतर्गत सब शामिल है, ठीक है, क्या क्या शामिल है। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुएं सेवा का सकल मौद्रिक मूल्य आप समझ चुके हो कैसे हमने मीटर को किलोग्राम को एक मुद्रा में कन्वर्ट कर लिया था। मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब एक एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, एक एक चीज किसी देश की अर्थात भारत घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा पूरा क्लियर हो रहा होगा क्या क्या जोड़ना है क्या क्या घटाना है, ठीक है। घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि एक ड्यूरेशन चाहिए, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे 335 नहीं, नोट 200 रुपये, ठीक है। अंतिम वस्तु एवं सेवा क्या थी, इस पूरी ग्रोस के अंतर्गत क्या था, तीनों सेक्टर के अंतर्गत जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है ग्रोस, ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा का सकल का मतलब ग्रोस में ये सारा शामिल है ग्रोस। मौद्रिक मूल्य का क्या था, ये क्या थे, इनके पैमाने थे मापने के, बट हमने इसको क्या कर लिया था मुद्रा में कन्वर्ट कर लिया था, अर्थात ये 170, ठीक है। मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। अब बताइए अगर मैं चाहता तो आपको एक लाइन में लिखवा देता है डेफिनेशन, क्या आपको समझ में आती चीज़ नहीं, तो यकीन मानिए ना कि जो ये जीडीपी था भाई, ये जीडीपी छोटा मोटा शब्द नहीं था, इस जीडीपी में क्या था पूरा बहुत कुछ छिपा हुआ था। और अब ये मेरा पहला लेक्चर याद करिए, मैंने आपको कहा था ना जब भी मैं कोई पॉइंट बताऊंगा हर बार मैं आपको पहले लेक्चर से जोड़ के दिखाऊंगा। क्या हमने ये जीडीपी निकालने के लिए क्या हमने उस अर्थ के तीनों क्षेत्रों को लिया कि नहीं लिया ना। तो मैंने कहा था ना, यकीन मुझे तो ये लग रहा है कि 50% आपका इकोनॉमी क्लियर हो जाएगा अगर पहला लेक्चर आप देख लोगे, और सीरीज में देखोगे तो तृप्त हो जाओगे, समझ में बिल्कुल आएगा क्लियर। मुझे तो लगता नहीं कि अगर आप में से कोई ऐसा प्राणी होगा जिसको ना समझ में आया हो। तो ये होता है जीडीपी का सही मतलब। एक्चुअल में जीडीपी का अभी हमने सिर्फ इस पार्ट को कवर किया, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर कोई नया बच्चा है जिसको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इस नंबर पर आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।